ओके, स्टार्ट। ध्यान दीजिए, ये एक चीज मैंने एक दिखाया है, एक मेटेलिक वायर। ये क्या है? एक मेटेलिक वायर है। तो लेट्स सपोज वी आर हैविंग ए मेटेलिक वायर हुज नेचुरल लेंथ इज L। कितना है? L है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई सिंपली ट्राई टू हीट दिस पर्टिकुलर वायर। So here is the matchbox and I started heating it। तो क्या होगा हीटिंग करने पर, देखते हैं। हीटिंग करने पर यह होगा कि इसका कुछ पार्ट जो है वो एक्सटेंड हो गया। पहले ये इतना था, कॉन्ट्रैक्शन में था, ठीक है, नेचुरल कंडीशन जो थी। अब आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। ये देखिए, ज़्यादा अगर मैंने इसे खींचा तो ये ब्रेक भी कर जाएगा, सही ना, लेकिन मैं नहीं खींच रहा। तो सिंपल सा ये हमने सीखा, वेन एवर वी हिटेड एनी सॉलिड और एनी मैटर देन इट विल एक्सपेंड। देखिए, when matter is heated without any change in its state it is usually expand। अब मैंने जो समझाया वो ये, एक मेटेलिक वायर है, उसको अगर हीट किया मैंने, हीट करने पर क्या होगा, उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन हीट इतना ही करना है जिससे कि उसका स्टेट चेंज ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। ये था डेमो जो मैंने बता दी। तो स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में, और आज अपना टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। ओके, क्या कहता है ये? लेट सपोज, इसका कहना है कि व्हेन मैटर, कोई भी एक मैटर की हम बात करते हैं, व्हेन ए मैटर इज हिटेड विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। जैसे अगर कोई एक सॉलिड मेटेलिक रोड है अपने पास, सॉलिड मेटेलिक रोड है जिसका नेचुरल लेंथ है L नोट, यानी कि इनिशियली जो लेंथ था वो L नोट था एट टेम्परेचर T नोट डिग्री सेल्सियस, यानी कि एट रूम टेम्परेचर यू कैन से। ओके, नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि T हमने कर दिया विच इज ग्रेटर देन T नोट। हमने टेम्परेचर T कर दिया है जो T नोट से ज़्यादा है। तो क्या होगा? तो होगा ये कि नाउ द लेंथ ऑफ रोड विल इंक्रीज बाय सम अमाउंट। ठीक है, कितना होगा इंक्रीज, वी डोंट नो। तो देखिए, ये तो इतना था ही, लेकिन इतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, अब ये चीज हमें कहाँ मिलती है देखने को, जैसे आप अपने घर में जो कोई भी स्टील वगैरह वायर, स्टील का कोई भी, क्या कह सकते हैं आप, तो ये हैंडल है, नाइफ है, ठीक है ना, जो आप किचन वगैरह में यूज करते हैं, तो उनको अगर थोड़ा सा हीट करेंगे दे विल एक्सटेंड बाय वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। यानी कि हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तब कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंड कर जाए, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी हीट किया है देन दे विल एक्सपेंड। और कितना एक्सपेंड करेंगे वो हम पढ़ेंगे, और लेकिन इस घटना को हम क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। पहला डाउट आपका ये क्लियर होना चाहिए कि हीट इतना ही करेंगे जिससे कि उसका स्टेट चेंज ना हो, यानी कि इफ ए मेटेलिक रॉड इज इन सॉलिड स्टेट तो वो सॉलिड ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इतना गर्म कर दिया है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ओके, अगला, अब ये होता क्यों है पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि हाँ ये है क्या। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, asymmetry in potential energy curve is responsible for thermal expansion। ये अपने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको लिखिए, उसके बाद मैं समझाता हूं कि ये क्या है। ये वाला, इसने कहा कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, इट्स ओके। क्यों होता है? दैट्स द रीजन कि एसिमेट्री इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल एक्सपेंशन। अब हम पढ़ेंगे ये क्या चीज है। ओके, तो आइए देखें। इन जनरल कोई भी मैटर है अपने पास, इफ वी हैव एनी मैटर, so matter is basically composed of two fundamental components that are, कौन कौन से हैं ये, atoms and molecules। ऐसा कहा जा सकता है, atoms and molecules कहा जा सकता है, या फिर atom and nucleus। अभी ठीक, एटम और न्यूक्लियस से मिलकर बना है, चलिए, या फिर एटम्स एंड न्यूक्लियस,
ठीक है, हाँ, फंडामेंटल लेवल पर ऐसा कहा जा सकता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एटम प्लस न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, हाँ चलेगा, न्यूक्लियस या फिर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम के अंदर ही न्यूक्लियस आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो मैटर है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंपोजिशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो है उसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, nucleus and electrons, and nucleus contains proton and neutron, proton and neutron. Okay, तो देखिए, in general any matter is composed of atoms and molecules at fundamental level. Atoms can be considered as a part of nucleus and electrons, यानी कि वो electrons और nucleus से मिलकर बना है, and nucleus is composed of protons and neutrons. One more point, combinedly proton and neutron is considered as a nucleon. किसकी तरह? न्यूक्लियॉन्स। ओके, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? वो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व समझाने के लिए। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम कंबाइंडली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स operating between nuclear force operating between nucleus between nucleons यानी कि ये nucleons is responsible for the structure of nucleus। तो किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन्स की अगर हम बात करते हैं, तो पहला न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन 1, न्यूक्लियॉन 2, तो किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ही डिसाइड करता है व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए अगला है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, यानी कि फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, that is the electromagnetic force, or at this level you can say electrostatic force. Okay, electrostatic force क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वही फोर्स डिसाइड करता है क्या? दिस फोर्स विल डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ, responsible for the structure of atom, for the structure of atoms। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, यानी कि दो न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स लगता है दैट विल डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सॉरी, दो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहां तक ठीक? चलिए अगला हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है कि हमने न्यूक्लियस बना लिया, एटम बन गया, अब दो एटम के बीच में फोर्स लगेगा, क्या होगा वो देखते हैं। तो किन्हीं भी दो एटम के बीच में जो फोर्स होगा, एटम 1, एटम 2, द फोर्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज ए इंटर एटॉमिक फोर्स। Interatomic force, okay, and interatomic force is responsible for the structure of molecules, is responsible for the structure of molecules। ओके, अगला, तो सबसे पहले न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लगा, उसने कहा कि न्यूक्लियस बनेगा। फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगा तो उसने कहा एटम बना, और उसने कहा कि एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है कि इंटर एटॉमिक फोर्स कहेंगे, एंड दैट वन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ वी हैव मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2।
यानी कि नाउ द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, and that is the responsible for the structure of matter. ठीक है, responsible for the structure of matter। यानी कि ये मैटर आपको जो दिख रहा है, कैसा दिख रहा है कि इधर से दिख रहा है रेक्टेंगुलर है ना, क्यूबिक शेप जैसा भी दिखेगा। ओके, तो ये जो क्यूबिक शेप दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, दैट विल डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कि आपको कैसा दिखेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्स। तो देखिए, अगर इस पर डिपेंड करता है तो इससे हमें लेना देना क्या था। लेना देना ये है कि हम इसकी चर्चा करेंगे एनर्जी के टर्म्स में। कैसे, देखिए, इतना लिख लीजिए एक बार, हवा लिख करके चलिए। अब इसका ये कहना है कि जो इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आपने जो पढ़ा है, ओके, इंटर एटॉमिक रीजन बहुत बढ़िया है एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसका। इंटर मॉलिक्यूलर लिखा ना, समझ जाओगे। इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कैन बी explained by potential energy curve। अब मैं सीधा कर्व बनाऊंगा। कर्व कैसे क्या आता है ये आप पढ़ेंगे शायद कुछ हद तक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो देखिए क्या है ये कर्व। ये कर्व है ऐसा, और ये है एनर्जी। इधर कौन सी एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी, एंड हियर इट इज द डिस्टेंस। ओके, चलिए अब इसे समझा जाए। तो अभी मैंने कहा था कि कोई भी जो मैटर हमें दिखता है दैट इज बिकॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बाय ए कर्व ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कर्व वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, सिस्टम इज स्टेबल। कोई भी जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है कब? व्हेन एनर्जी इज मिनिमम। करेक्ट। मुझे बताइए इसमें एनर्जी सबसे कम कहां पर इस ग्राफ में? ये ग्राफ कैसा आया उसमें आपको नहीं जाना है, इस ग्राफ को कैसे समझना वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे कम होती होती यहां पर कम है, ठीक है। यानी कि इट इज द ओनली पॉइंट वेयर एनर्जी इज मिनिमम। लेट्स से एनर्जी इज ई नॉट एंड दैट इज द मिनिमम एनर्जी। ओके। अब सवाल कि मिनिमम एनर्जी हमें कब मिलती है? सो एट टेम्परेचर T equal to T naught and T naught is 0 Kelvin। ओके, एट टेम्परेचर T equal to T naught यानी कि 0 Kelvin द एनर्जी इज मिनिमम। द एनर्जी इज मिनिमम। तो आप ये ग्राफ बनाइए, उसके बाद ये पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, है ना। हुआ लिख करके चलिए। तो एट टेम्परेचर T इक्वल टू T नॉट 0 केल्विन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। किसकी मिनिमम होती है? बिटवीन एटम्स। एटम्स कह सकते हैं और यू कैन से मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए, यानी कि यहां पर जो एनर्जी है वो सबसे कम है। कब है? जब टेम्परेचर कितना था? एट T इक्वल टू 0 केल्विन, यानी कि ये T नॉट है 0 केल्विन पर। ओके, चलिए अब देखिए
इसने कहा कि ये जो एनर्जी है वो दो एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के बीच की है। तो लेट से मैंने दो एटम्स दिखाए, पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है जब ये मिनिमम एनर्जी है, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो देखिए ये 0 है, ठीक यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो यहां पर ये लाइन जो मिल रही है वही तो डिस्टेंस है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, और इसी पॉइंट पर हम डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। लेट्स से दिस वन इज r इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। यानी कि r इक्वल टू आर नॉट हमने मान लिया जब एनर्जी क्या है, सबसे कम है। इतना क्लियर? फिर से बता देता हूं, देखिए मैंने कहा इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर फोर्स जो होगा दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक तरफ मैंने एनर्जी दिखाया है, दूसरी तरफ डिस्टेंस है। डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स और टू मॉलिक्यूल्स यू कैन कंसिडर। इन आवर केस वी हैव कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। तो ये डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच का। अब हमने कहा कि बताओ सबसे कम एनर्जी कहाँ है। सबसे कम एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और जहां पर भी एनर्जी सबसे कम होती है वो स्टेबिलिटी की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। यानी कि जहां एनर्जी कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने कहा कि यहां पर एनर्जी सबसे कम है, लेट से डिनोट इट बाय ई नॉट। मैंने इसको सबसे कम एनर्जी को डिनोट किया ई नॉट से। तो मैंने अब टेम्परेचर के रेफरेंस में बात कर दी कि ये जो वास्तव में ई नॉट मुझे मिलता है, टेम्परेचर टी इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, वहां पर एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि जब मैंने कोई टेम्परेचर दिया नहीं है, टेम्परेचर दिया नहीं तो कोई एनर्जी होगी ही नहीं। यानी कि जो भी एनर्जी है वो उसके पास मिनिमम एनर्जी ही होगी, क्योंकि मैंने टेम्परेचर दिया क्या, कुछ 0 है ना भाई। आई हैव गिवन नो टेम्परेचर, दैट मीन्स नो हीट एनर्जी आई हैव प्रोवाइडेड। अगर नहीं दिया है कुछ, दैट मीन्स वॉट एवर इट हैज दैट इज द मिनिमम एनर्जी। ओके, चलिए, और उस मिनिमम एनर्जी पर ये डिस्टेंस हमने मान लिया क्या है, r इक्वल टू आर नॉट। अभी क्लियर? चलिए अगला हम पॉइंट बढ़ते हैं। नाउ इफ वी रेज द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये मिटा दे रहा हूं है ना, स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा। इफ टेम्परेचर increases, ओके, यानी कि व्हाट हैपेंड इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर। तो देखिए लेट्स से एट टी इक्वल टू T1, और T1 जो है वो बड़ा है किससे, T नॉट से। तो मुझे बताओ कि जब पहले 0 केल्विन था तब मैं कोई हीट एनर्जी नहीं दे रहा था बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। नाउ आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, so what will happen, it will gain some heat, and due to heat it will gain some vibrational energy. So due to increase in temperature, it gains vibrational energy. ये वाइब्रेशन करने लगेगा। अरे देखो बहुत आसान है, जब मुझे कोई टेम्परेचर नहीं मिल रहा, मैं चुपचाप पड़ा हूं, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, एनर्जी मिल गई तो मैं कूदने लगा, दैट मीन्स व्हाट, दैट इज द वाइब्रेशन। तो वही है, उसे क्या मिल गई, वाइब्रेशनल एनर्जी मिल गई। वाइब्रेशन मिल गई तो क्या करेगा, इधर जाएगा है कि नहीं, इधर उधर घूमने लगेगा। तो हम वो देखते हैं कि वो कहाँ घूम रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब तो एनर्जी मिल गई है, तो मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊंगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो गई है, सही ना। अरे 0 से नीचे नेगेटिव, ये नेगेटिव ज्यादा है, ये कम नेगेटिव, तो ये क्या होगा, उससे हायर एनर्जी होगा। चलिए, इससे मैंने एनर्जी कहा E1 एट टेम्परेचर इक्वल टू T1। ओके, नाउ इट्स वाइब्रेट बिटवीन A1 एंड B1, करेक्ट। A1 एंड B1 के बीच में क्या करेगा, A1 और B1 के बीच में वाइब्रेट करेगा। इसे थोड़ा ठीक से बनाता हूं, वो सही है आपने जो बनाया, डोंट वरी, है ना। ओके, नाउ इट्स ओके।
ओके, रिजल्ट अच्छे से दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया, थोड़ा सा चेंज। देखिए टेम्परेचर बढ़ गया, अब मॉलिक्यूल्स या एटम्स के पास एनर्जी इतनी है, वो वाइब्रेट करेंगे किसके बीच में? दे विल स्टार्ट वाइब्रेशन बिटवीन A1 एंड B1, स्टार्ट वाइब्रेशन बिटवीन A1 एंड B1। A1 और B1 के बीच में क्या करेगा? वाइब्रेशन है कि एक एटम इधर जाएगा, एक एटम इधर जाएगा, सही है। तो मुझे बताओ कितना डिस्टेंस से कवर कर सकता है इधर उधर घूमने में? ये सारा डिस्टेंस कवर करेगा। इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा? एवरेज मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, सही ना। एवरेज इन दोनों के बीच में, इधर कम इधर ज़्यादा है, तो इसका एवरेज यहाँ कहीं आएगा। A1 B1 डिस्टेंस का, इसे कहा R2। कितना कहा? R2। ओके, अब R2 तो ठीक है, R2 दिखाया। चलिए अब मैं और टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, इतना बढ़ा दिया। नाउ E2, टेम्परेचर T2। नाउ इट विल वाइब्रेट बिटवीन A2 एंड B2, सही ना। तो इट विल वाइब्रेट इन बिटवीन, ठीक है। अब मुझे बताओ A2 और B2 के बीच का डिस्टेंस एवरेज क्या होगा? बीच में आएगा। इसका बीच में कहाँ है? ये, लेट्स से इट्स R3। ओके, नाउ क्वेश्चन, R3, R2 और R0, R3, R2 और R0, इन तीनों में बड़ा कौन? तीनों में बड़ा कौन है? अच्छा, इसे R2 क्यों कहा? R1 कह दो, है कि नहीं? कंफ्यूजन खत्म। R0, R1, R2 में बड़ा कौन? R2 सबसे बड़ा, उसके बाद R1, उसके बाद R0, isn't it? यस, यानी कि और इसका एवरेज डिस्टेंस तो आधा ही रहेगा, इतना ही है ना। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है, एवरेज डिस्टेंस बढ़ता जाता है, सही ना। एवरेज डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। R0 तो इतना ही है ना, R0 इतना ही है, तो वो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो एवरेज डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मतलब मॉलिक्यूल्स दूर होते जाएंगे। तो यही कारण है जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। ओके, दैट इज द रीजन। ये अगर रीजन समझ में नहीं आया तो वी विल एक्सप्लेन अगेन, बता देना आप मुझे कमेंट करके। इसी में सारा आधा लेक्चर चला गया है ना। चलिए अब अगला है अपना टॉपिक, क्या है अगला? नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन की मेन हेडिंग की बात करेंगे। चलिए, थर्मल एक्सपेंशन हम बात करते हैं सॉलिड में और गैस में। ओके, तो देखिए थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में और एक तरफ हम बात करते हैं गैसेस में। ओके, सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन सबसे कम होगा। यही कारण है जैसे कोई भी एक आप स्टील का क्या लेते हैं, कोई रोड लेते हैं, उसको गर्म कीजिए, उसमें जो चेंज आएगा बहुत ही कम आएगा, स्लाइटली फ्रैक्शनल, है ना। तो सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है, थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है, जबकि इसमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे गैस है, टेम्परेचर बढ़ा दो, ये भागा उधर, ये भागा उधर, वो मॉलिक्यूल उधर, ये मॉलिक्यूल उधर, यानी कि सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे? इधर उधर भागने लगेंगे, क्योंकि वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो कोई भी दो एटम्स हैं वो आपस में काफी नजदीक होते हैं, यानी कि द इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ सॉलिड, है ना। यानी कि सॉलिड के किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है दैट इज द स्ट्रॉन्ग वन। ओके, और इसमें क्या होता है? वीक। ओके, चलिए इतना लिखिए और आगे बढ़ेंगे। अब तो आसान है, वो रीजन अगर समझ गए तो बढ़िया है ना। तो एक ही बात याद रखना है,
गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, ठंडा कर दिया तो क्या हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंकिंग। चलिए अगला, सॉलिड की अगर हम बात करते हैं कि सॉलिड में हमने कहा कि थर्मल एक्सपेंशन होगा, हालांकि बहुत कम होगा लेकिन होगा जरूर, है ना, सॉलिड में होगा लेकिन होगा जरूर, थोड़ा ही हो लेकिन होगा। ये जो थर्मल एक्सपेंशन है इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मीन्स क्या क्या होगा 1 डायमेंशनल का मतलब, इसका मतलब ये है लीनियर एक्सपेंशन। क्या होगा बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन। 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल का मतलब होता है एरियल और सुपरफिशियल। क्या है ये, तो बहुत ही अजीब सा नाम है कि नहीं, सारी चर्चा करेंगे, बेफिक्र रहें, जितने भी दुख दर्द हैं आपके सारा खत्म किए जाएंगे। और 3D यानी कि इसे कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। इन्हीं तीनों को हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में और इसी के साथ आज का लेक्चर भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन तो गैस में भी तो होता है ना, होता है, लिक्विड में भी होता है, बट उनमें ऐसा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कुछ नहीं होता है ना। लिक्विड एंड गैसेस सफर ओनली चेंज इन वॉल्यूम। उनमें केवल वॉल्यूम चेंज होता है और कुछ नहीं होता। उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं कि 3 तरह के दे सकें, ठीक है। ओनली सॉलिड हैव दैट मच ऑफ गट्स टू प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ द एक्सपेंशन। सो राइट फर्स्ट वन, लीनियर एक्सपेंशन। अब यहां से जितना ये आसान है उतना आप तो सोच भी नहीं सकते। देखिए, मान लो एक मेटेलिक रोड है, एक मेटेलिक रोड है, whose natural length, whose, let's suppose we have a metallic rod whose natural length is L naught at temperature T naught, ओके, T naught डिग्री सेल्सियस, ओके। चलिए, तो मान लेते हैं ये रही एक मेटेलिक रोड जिसका टेम्परेचर और लेंथ है L नॉट, ओके, और कितने टेम्परेचर पर है, इट्स एट द टेम्परेचर T नॉट, ओके। नाउ what I have done, I have simply increased the temperature at T equal to now at T डिग्री सेल्सियस। ये था T नॉट, ठीक है, और T जो है वो बड़ा है किससे, T नॉट से, ऐसा मैंने दिया। That means what we are doing, we are heating, okay, we are heating it। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, सॉरी, तो लेंथ कितना बढ़ जाएगा, लेट्स से हम मान लेते हैं ये टोटल लेंथ हो गया कितना, L हो गया। पहले कितना था, L नॉट था, और अब कितना हो गया, L हो गया। कब, कितने टेम्परेचर पर, T पर। चलिए, अब मुझे सबसे पहले ये बताइए चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ओके। तो फाइनल टेम्परेचर दैट इज द T और ये माइनस T नॉट, ओके, चेंज इन टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मुझे बताइए चेंज इन लेंथ कितना आया, चेंज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू L फाइनल माइनस L इनिशियल। फाइनल कितना है, L है, इनिशियल कितना था, L नॉट था, L माइनस L नॉट, करेक्ट। नाउ बाय एक्सपेरिमेंट it come to us or it is known to us that is delta L is directly proportional to natural length L naught and delta T। ये इसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता चला, ओके। अब ये साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, ओके। सो दैट इज द अल्फा,
जो साइन आया है वही क्या है, अल्फा जैसा, इसी की जैसा ही है। यानी कि इट्स ए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, करेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इतना लिखिए, हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। अच्छा, एक कहानी और भी बताइए, डेल्टा एल यही है क्या? यही तो है, पूरे में से इतना घटा दिया, ये बचा डेल्टा एल, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अब मुझे ये बताओ, अल्फा का यूनिट एंड डायमेंशन क्या आ जाएगा? क्या कहते हैं आप लोग इस पर? अल्फा का यूनिट एंड डायमेंशन, इट कम्स आउट टू बी, ये मिटा दे रहा, अल्फा को कहेंगे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज गिवन टू यू। ये हमेशा गिवन ही रहेगा, या फिर नहीं रहेगा तो इसके लिए डाटा पर पता रहेगा आपको, ठीक है। सो इट्स अ कांस्टेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो फ्रॉम हियर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। हम अल्फा के यूनिट एंड डायमेंशन की बात करना चाह रहे हैं। चलिए, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका भी क्या होगा? मीटर। और ये होगा डिग्री सेल्सियस। मीटर से मीटर कटा, यानी कि अल्फा कम्स आउट टू बी 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। ओके, ये तो यूनिट हुआ। नाउ टेल मी द डायमेंशन। डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकता हूं? यू कैन राइट आइदर केल्विन, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस को हम लिखते हैं थीटा, है ना। डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। तो बहुत सी बुक इससे यूज करती है। तो अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस 1 पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये सिंपली अदर देन ऐसा ही है। इतना हुआ, चलिए आगे बढ़े। तो यहां से देखिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल को क्या लिख सकता हूं? एल माइनस एल नॉट इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल नॉट उधर भेज दें, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो एल इक्वल टू एल नॉट मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही है फॉर्मूला जो आपको दिमाग में छाप लेना है। क्या? कि अगर हमने एक मेटेलिक रॉड जिसका लेंथ एल नॉट है, डेल्टा टी टेम्परेचर मैंने टोटल क्या किया? इंक्रीज किया है, देन फाइनल लेंथ विल बी एल इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट। चलिए बढ़े आगे, एक सवाल कर दें, सवाल कर देते हैं। कि अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी, फॉर ए स्टील रोड, सवाल लिखो, फॉर ए स्टील रोड जिसका नेचुरल लेंथ कितना दिया है? लेट्स से नेचुरल लेंथ इज गिवन 2 मीटर एंड इनिशियली टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड देन वी राइज द टेम्परेचर अप टू 125 डिग्री सेल्सियस। इतना हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो कुछ लेंथ बड़ा होगा, वी डोंट नो हाउ मच इट गॉट इंक्रीजेस, तो कुछ लेंथ बड़ा होगा, वी डोंट नो। तो एल नॉट तो ये था, इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया? डेल्टा। और टोटल लेंथ हमने क्या ले लिया? एल ले लिया। एल हमें फाइंड करना है, एल यू हैव टू फाइंड। और दिया है ये स्टील रोड जो है, इसके लिए अल्फा दिया है, अल्फा दैट मीन्स कोफिशिएंट अल्फा इज गिवन टू यू 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। नाउ फाइंड इट। इतना आसान सवाल है कि नहीं? फाइनल लेंथ मुझे फाइंड करना है, एल नोट कितना है? 2 मीटर। 2 1 प्लस अल्फा 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, डेल्टा टी कितना? टी माइनस टी नोट, तो 125 माइनस 25 कितना हो गया? 100 हो गया क्या? बस डायरेक्ट 100 लिख देना, 100 लिख दिया, खेल खत्म हो गया। अब तो क्या, इट कम्स आउट टू बी 2 1 प्लस, तो इस पॉइंट को हटा दें, पॉइंट को हटाया, नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचेगा? 35 इंटू 10 की पावर, ये 1 है, 10 की पावर माइनस 5 क्या होगा? 10 की पावर माइनस 4। ओके, मैं पूरा सॉल्व करता हूँ इसे, ये सवाल लिख लेना,
लिख लो, सवाल लिख लो। चलिए, L इक्वल टू 35, तो 10 की पावर -4 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा प्लस, ओके। और 10 की पावर 4 को ऐसे लिख दें, 10 की पावर 1 2 3 4, चलेगा, चलेगा, तोड़ेगा ये तो, है ना। तो इसे ऐसा लिख दें 0.035, इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 1.0035। नाउ मल्टीप्लाई इट, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि देखो कितना चेंज आया, पहले 2 मीटर थे, 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तब जाकर के ये इतना सा चेंज आया, ओके। सो एक कंडीशन भी हम लगा देते हैं कि ये जो फॉर्मूला है कब वैलिड है, व्हेन डेल्टा टी इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, व्हेन डेल्टा टी इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इससे अगर कम होगा तो ही ये बात बनेगी, है ना। 100 आया तब भी चलेगा, लेकिन 100 से हमेशा कम ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया ऐसा ही, ओके। यानी कि ये फॉर्मूला वैलिड है व्हेन डेल्टा टी इज लेसर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। चलिए अगला हम पढ़ेंगे, कहाँ गया, एरियल और सुपरफिशियल। तो अगला है एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, हेडिंग लगाइए, एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे। तो कैसा है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, देखिए, इफ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज हिटेड, object is heated, then if 2-dimensional object is heated, then it is known as a aerial or superficial expansion. Aerial or superficial expansion. अब इसमें एक अजम्पशन भी है, अजम्पशन में लिखवाता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं क्या करना है, ओके। यही अजम्पशन था, कोई खास अजम्पशन नहीं, जान लीजिए। तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता था, लेंथ चेंज होता था, और इसमें एरियल में क्या चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, सो एरिया विल चेंज। तो देखिए L इक्वल टू L नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता था। अब इसमें क्या आ जाएगा, एरिया फाइनल, एरिया इनिशियल 1 प्लस, अब अल्फा की जगह कुछ और आएगा यहां पर, दैट इज द बीटा डेल्टा टी, ठीक है। कैसे आएगा वो हम बात करते हैं। लेट सपोज वी आर हैविंग ए थिन मेटेलिक स्ट्रिप, थिन मेटेलिक स्ट्रिप, तो ऐसा बना देते हैं, तो थिन मेटेलिक स्ट्रिप, लेट से इसका लेंथ कितना है, L नॉट है, इसका भी लेंथ कितना है, L नॉट है, ओके। तो ये जो था वो टेम्परेचर T नॉट पर था, ओके। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई सिंपली इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, और मैंने झट से टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये इधर एक्सपेंड होगा,
ये इधर एक्सपेंड होगा, ये इधर एक्सपेंड होगा, ये इधर एक्सपेंड होगा। सही है, यानी कि ये इधर एक्सपेंड हुआ, ये डेल्टा एल, और ये इधर डेल्टा एल, इधर भी होगा, इधर भी होगा। यानी कि पहले लीनियर एक्सपेंशन में एक ही लेंथ आती थी चेंज होते वक्त, अब दोनों तरफ चेंज हो रही है, एरिया दोनों तरफ चेंज होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा कि पहला जो इनिशियल एरिया था लेट से वो ए नोट था, फाइनल एरिया ए एफ था। तो देखिए ए एफ इज इक्वल टू ए नोट 1 प्लस, देखिए अल्फा एक ही बार आता था जब सिंपल हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। अभी यहाँ पर इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो यहाँ अल्फा नहीं आकर के क्या आता है 2 अल्फा। ये समझने का तरीका है, वैसे इसका डेरिवेशन होता है जो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पर एक ही बार लाइन लेंथ में चेंज हो रहा था इसलिए अल्फा, यहाँ पर 2 बार चेंज हो इसलिए 2 अल्फा। तो साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा टी का डेल्टा टी, खत्म। चलिए, और यहाँ पर 2 अल्फा को एक अलग नाम दिया जाता है, दैट इज द बीटा। क्या नाम दिया जाता है? बीटा, और यही वो बीटा है। चलिए, ए फाइनल इज इक्वल टू ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो बीटा क्या है? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा है, ये हमने माना है ना, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो बताओ बीटा का यूनिट एंड डायमेंशन क्या आ जाएगा? बीटा का यूनिट एंड डायमेंशन वही आएगा पर डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर रहेगा, काट पीट के देख लेना मीटर, उसका बीटा का क्या आएगा डायमेंशन, थीटा डिग्री, बीटा का आएगा थीटा -1, यही आएगा, और यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये होगा एरियल एक्सपेंशन, लिख लीजिए इसे आराम से, हम आगे बढ़ेंगे। बीटा इक्वल टू 2 अल्फा है, ये याद रखना है एक्स्ट्रा में। चलिए बढ़ा जाए आगे, अगला लिखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब आप समझ गए होंगे कि एरिया की जगह क्या आ जाएगा, केवल वॉल्यूम आ जाएगा। तो तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है? व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज हीटेड, व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज हीटेड, व्हेन ए सॉलिड बॉडी is heated, when a solid body is heated, okay, then its volume expands, then its volume expands, then its volume expand, and it is known as a volume expansion। तो देखिए एरियल था 2 डायमेंशनल, इसलिए 2 अल्फा आए थे, ये क्या है 3 डायमेंशनल है, 3 अल्फा आएगा, है ना। देखिए L इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, A इक्वल टू ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, बीटा क्या था 2 अल्फा। अब यहां पर वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा, V इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, गामा क्या है 3 अल्फा, इसे कहते हैं गामा, इसे कहते हैं बीटा, इसे कहते हैं अल्फा, ठीक है। कैसे आता देखिए, मान लो ये क्यूबिक शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया है कि नहीं, आपने कहा और झट से मान लिया, पता ही नहीं चलने दिया। मान लो ये लेंथ है एल नोट, अब क्यूब है तो मानना किया तो एल नोट ही रहेगा, एल नोट ही रहेगा, सारी लेंथ एल नोट ही रहनी है, ठीक है। एट टेम्परेचर टी नोट, एट टेम्परेचर टी नोट, नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके। तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा, ये क्यूब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। बस मतलब बड़ा क्यूब बनाना है उसी के ऊपर, ओके। ये यहीं पर रहेगा, मैंने इससे इतना ही बनाते हैं, ठीक है ना। अभी ठीक, आधा बनाया मतलब, हाँ अभी ठीक लग रहा है, ओके। नाउ टेम्परेचर इंक्रीज अप टू टी। अब देखो तीनों डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी कि
ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और कहाँ जाएगा, ऊपर जा रहा, इधर जा रहा और अंदर की तरफ भी जा रहा, समझे, इधर इधर इधर, तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड, ठीक है। तो 3 अल्फा आ जाएंगे, है ना। तो v इक्वल टू वी नोट प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। v क्या है, फाइनल वॉल्यूम, v नोट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, v फाइनल वॉल्यूम ये है, v नोट इनिशियल वॉल्यूम, और अल्फा तो अल्फा ही है। अब इसी को अलग नाम दे दिया हमने, गैमा, गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा, है कि नहीं, बस खत्म होगी कहानी, गामा डेल्टा टी। तो अगर 1 डायमेंशन की बात होगी तो सिंगल अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, है ना। चलिए अंतिम एक सवाल करेंगे। उससे पहले कंक्लूजन ये है कि फॉर 1 डायमेंशनल L इक्वल टू L नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फॉर 2 डायमेंशनल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और वॉल्यूम V इक्वल टू V नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। करेक्ट। अल्फा तो अल्फा है ही, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा है यहाँ पर, और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा है, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट। अगर मैं पूछूं, क्या पूछेंगे आप, तो पूरे लेक्चर में पूछ ही रहते हैं, और पूछ लीजिए, है कि नहीं, और पूछ ही लिया, ये लीजिए। यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, बीटा बाय 2। यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा बाय 3। यानी कि ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। यहाँ से आपके सीईटी लेवल के और नीट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। कई बार फॉर्मूला बेस्ट पूछ लेता। चलिए तो अब हम सवाल लेते हैं आज का। देखिए सवाल लिखिए, कंटिन्यूस चलने देते हैं लेक्चर, है ना, नहीं रोक रहा मुझसे। सवाल मैंने लिख दिया, देखिए ब्रेक लिया मैंने ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। एक ब्रास रोड ऑफ एक रोड है, मतलब ब्रास से बना है, जिसका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो एक ब्रास रोड हम बनाते हैं, ये है ब्रास मेटल का बना, जिसका लेंथ कितना दिया इसने, जिसका लेंथ इसने दिया है 50 सेंटीमीटर। ओके, इट्स L नोट। ओके, एंड डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका डाया 3 सेंटीमीटर है, जरूरत हुई तो लेंगे। इट इज जॉइंट टू ए स्टील रोड, इसको ज्वाइन किया गया किसके साथ, स्टील रोड के साथ, ऑफ द सेम लेंथ एंड डायमीटर। एक दूसरी स्टील रोड लेकर आया जिसका लेंथ कितना 50 सेंटीमीटर है, और डाया कितना है, डाया वही 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा इसने दिया, यानी कि ये लेंथ ऑफ ब्रास लिख देते हैं, ये लेंथ ऑफ स्टील लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन दोनों का लेंथ सेम है, दैट डजंट बॉदर अस। ओके, चलिए, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ कंबाइंड रोड एट 250 डिग्री सेल्सियस इफ द ओरिजिनल लेंथ आर एट 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो कब है, एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट आई हैव डन, नो नॉट आई हैव डन, दे हैव डन। ओके, एट द टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मैंने कितना इंक्रीज कर दिया है, 250 कर दिया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, लेंथ विल चेंज, है ना, लेंथ एक्सपेंड करेगा। ओके, तो इसका लेंथ में कुछ चेंज आएगा, इसके भी लेंथ में कुछ चेंज आएगा। चलिए हम दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे। एल ऑफ ब्रास, इसको एल नोट ही कह दो यार, है कि नहीं, जब सेम ही है तो क्या दिक्कत है। चलो, एल ब्रास हम निकालते हैं, एल नोट 1 प्लस अल्फा, अल्फा किसका, ब्रास का, गिवन आपको, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। ओके, इसी तरह से एल स्टील का, जो फाइनल लेंथ हम निकालेंगे, एल नोट 1 प्लस अल्फा स्टील का इंटू डेल्टा टी, सही ना, अल्फा स्टील का इंटू डेल्टा टी। तो ये तो हो गया ब्रास का, ये हो गया स्टील का, है ना, ये ब्रास है, ये स्टील है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं।
क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पूछा है तो क्या करते हैं, तो इसको एल बी इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा बी डेल्टा टी, इसको इधर ले आओ, तो एल बी माइनस एल नॉट इक्वल टू एल नॉट अल्फा बी डेल्टा टी, ये क्या आ गया, चेंज इन लेंथ आएगा। हाँ तो हमें यही निकालना डायरेक्ट, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगा भाई, एल एस इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा एस डेल्टा टी, जी हाँ बहुत सुंदर है कि नहीं। एल एस माइनस एल नोट क्या आ जाएगा, डेल्टा एल एस इक्वल टू एल नोट अल्फा एस डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, है कि नहीं। सो लेट मी पुट द वैल्यू, डेल्टा एल बी, एल नोट 50 है, 50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आई विल कन्वर्ट इन मीटर, ओके। ये 50 सेंटीमीटर था, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, या फिर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेंटीमीटर में लिख देंगे, ठीक है, झंझट ही खत्म हो गया। ये अल्फा फॉर ब्रास, डेल्टा टी कितना, डेल्टा टी इज 250 माइनस कितना, इनिशियल टेम्परेचर कितना था भाई, टेम्परेचर में भूल गया कितना है, इनिशियली इट्स 40 है ना, इट्स 40 डिग्री सेल्सियस। ओके सोल्व करते हैं, इधर क्या आ जाएगा स्टील वाले के लिए 50 इंटू, स्टील वाले के लिए ये चेंज है केवल 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी, कितना आ जाएगा 250 माइनस 40, बस खत्म हो गया। 250 माइनस 40 कितना बचा, 210 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 लिख दिया, क्यों लिखा देखो, इसको क्या लिख दें 21 इंटू 10, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और माइनस 5 क्या हो जाएगा, इट्स 5 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 2 10 की पावर माइनस 3। नहीं समझ में आया, फिर से कर देते हैं, अरे कैलकुलेशन करना है, चलिए मैं आपके जिम्मे पर छोड़ देता हूँ। ये सेंटीमीटर में आएगा कुछ, ये सेंटीमीटर में आएगा कुछ, ठीक है। तो सवाल में पूछा था कंबाइंड चेंज इन लेंथ, तो कंबाइंड क्या जाएगा, कंबाइंड चेंज इन लेंथ, इसमें जितना आया डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल एस जितना आया, दोनों को ऐड करना, दैट इज द कंबाइंड चेंज इन लेंथ। आंसर जो भी आएगा यू विल सेंड मी द स्क्रीनशॉट, ओके, ऑन माय व्हाट्सएप। चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, इतना ही पढ़ेंगे आज में, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड आगे बातचीत होगी, ठीक है। चलिए टाटा।